चलिए, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट कॉइन्स के लिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करा और ये देखा कि किस तरीके से कॉइन के नंबर्स चेंज होते चले जाएंगे और कॉइन्स डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल, तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमने जब सिंगल की बात करी थी तो ये केस हमारा हो सकता है एक कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है वन कॉइन के लिए। दो कॉइन अगर डिस्टिंग्विशेबल हैं तो टोटल केस 4 हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ये ध्यान रखना है, टोटल केस 4, 2 अगर कॉइन डिस्टिंग्विशेबल हैं। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो भी केस तो 4 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 केस ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे। क्लियर? और ऐसे ही अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल 8 केस बनेंगे हमारे पास और उनमें प्रोबेबिलिटी हर एक की 1/8। अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं तो तीनों हेड या तीनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम, लेकिन 2 में हेड 1 में टेल या 2 में टेल 1 में हेड विल बी 3/8 नॉट 1/8। ठीक है, तो अब हमने एक तरीका थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, वो ये कि जब हम टोटल नंबर ऑफ केस निकाल रहे हैं तो यहाँ जैसे 8 आया है, जब हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे थे तो हमारे पास टोटल केस 4 आ रहे थे। तो इसके लिए आप एक छोटा सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जब हमने 1 कॉइन को टॉस करा है, ठीक है, तो उसमें हेड और टेल एक ही केस हो सकता है। ठीक है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो 1 और 1 टोटल केस। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो एक में हेड टेल, दूसरे में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं वो बात दूसरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल 2 × 2 4 आएंगे, ये ध्यान रखना है, ये तरीका बता रहे हैं। इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। जब हमने 3 कॉइन को टॉस करा H + T और H + T, 2 × 2 × 2 कितना आ गया 8। चाहे वो डिस्टिंग्विशेबल हो चाहे नहीं हो, टोटल केस इस तरीके से फाइंड आउट करते चले जाना है। नंबर ऑफ कॉइन्स 4 हो जाएं तो ऐसे ही 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएंगे। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि टोटल केस हमारा कोई छूट गया है, बीच में कोई पॉइंट रह गया है या नहीं। तो इस तरीके से आप टोटल केस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट में 3 कॉइन्स की बात करी थी, अब हम n नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे जिसमें हमने n नंबर ऑफ कॉइन को टॉस कर लिया है। और जब n नंबर ऑफ कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसको जनरलाइज करने का। ठीक है, तो लेट अस सी, और ये फॉर्मूला आगे भी काम आने वाला है। टॉसिंग ऑफ n कॉइन्स, n कॉइन्स के लिए क्या हो सकता है, अगर डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं है वो बात दूसरी है। तो मैं जनरल केस लिख रहा हूं, H + T, पहले में H1 और T1। ठीक है, ये मान रहे हैं अभी डिस्टिंग्विशेबल के लिए, लिख देते हैं डिस्टिंग्विशेबल, अनलाइक है। दूसरे में H2 + T2, तीसरा और ले लेते हैं H3 + T3, और लास्ट HN + TN। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास n नंबर्स के लिए। लेकिन अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हो, इनडिस्टिंग्विशेबल लाइक एक जैसे हो सारे के सारे, तो ये भी H + T रहेगा
ये भी h प्लस टी रहेगा और लास्ट वाला भी h प्लस टी रहेगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर एक है तो दो, दो है तो 2 इंटू 4, तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर n, यानी कि इतने टोटल नंबर ऑफ केस हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको वैसे जनरल तरीके से बता दिया, लेकिन इसको हमने अब विजुलाइज करना है कि एक्चुअल में होगा क्या। बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको देखते हैं। हमारे पास टोटल केस बन रहे हैं अब h प्लस टी की पावर n, h प्लस टी की पावर n, और h प्लस टी की पावर n को बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करके देखते हैं यूजिंग बाइनोमियल। कैसे ओपन होगा ये, फर्स्ट की पावर n एज इट इज, सब में हेड हो सकता है, प्लस n h की पावर n माइनस 1, एक पावर घट गई और एक t आ गया। दूसरी बार एक और घट गया, n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2। बाइनोमियल आपने पढ़ रखी है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसके तरीके से। अब h में से 2 घट गए और t एक बढ़ गया, और यही चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, बीच में कहीं कोई वैल्यू आएगी, सपोज करते हैं r कोई वैल्यू है, तो n माइनस 1 और कहाँ तक जाएगा ये, n माइनस r प्लस 1 तक, और फैक्टोरियल किसका होगा, r का। वहाँ पर h की पावर क्या रहेगी, r, और t की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस r। ठीक है, प्लस लास्ट n के लिए अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है, जब हम इसको n के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है जो शुरुआत में थी h के लिए, यानी कि t की पावर n। क्लियर है। आप इसको एप्लीकेबल 2 के लिए भी कर सकते हैं, यही सिचुएशन मिलेगी आपको। 3 के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, रिजल्ट वही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, h की पावर n प्लस जो ये वैल्यू है कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से लिखी जाती है nc1, h की पावर n माइनस 1 t1 हो गया हमारे पास, इसको लिख दिया। अब प्लस nc2, h की पावर n माइनस 2 t2 प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस r, n माइनस r, h की पावर r और t की पावर n माइनस r, प्लस और लास्ट में आ गया t की पावर n, और इसके साथ भी अगर लगाना चाहते हैं तो NCN लगा दें, NCN का रिजल्ट बनी रहेगा। ठीक है, सबका एडिशन हो रहा है, और सबका एडिशन का मतलब ये हो गया समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है। ठीक है, और r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, तो NCR h की पावर n माइनस r इंटू टी की पावर r हो जाएगा ये। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर कॉइन टू बी टोस्ट n टाइम्स। n नंबर ऑफ कॉइन्स हो, उनको n टाइम्स टोस्ट किया गया, तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है हर बार। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट करें, 2 पुट कर दिया n की जगह तो 2 के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 पुट करेंगे तो 3 के लिए जितने केस आ सकते हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता दिया था कि जितने भी आए उसकी पावर 2 के साथ कर देते हैं, 2 की पावर, तो वो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ केस। जैसे 2 की पावर 3 तो 3 में 8 बनेंगे। अब ये जनरल फॉर्मूला यहाँ से भी दे सकते हैं आप, हेंस टोटल नंबर ऑफ केस समेशन n
सी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 + 1 की पावर n और दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n, वही आ गया हमारे पास। 1 + 1 2 की पावर n। तो ये टोटल नंबर ऑफ केस हो सकते हैं। तो यहाँ तो हमने टोटल नंबर ऑफ केस निकाल लिए, ये उनके इवेंट्स हो सकते हैं, कितने हैं वो। अब प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं इसकी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वली लाइकली, अगर अलग अलग हैं सारे कॉय, ठीक है, ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, लास्ट तक अलग अलग है, इक्वली लाइकली, तो हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 की पावर n। ठीक है, 1/2 की पावर n प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन है h की पावर r और t की पावर n-r के लिए, तो pr n-r, इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो गई n cr डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। और n cr को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, एंड दिस इज n-r फैक्टोरियल इनटू में 2 की पावर n 1 बाय। So this is the general case of n number of coin to be tossed। ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ कॉइन हो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, रिजल्ट और प्रोबेबिलिटी उसी के हिसाब से निकलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए, अब ये तो था नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए। अब बात करते हैं डाइस। डाइस का तो मतलब आप सभी समझते हैं, लूडो सभी ने खेला हुआ है कभी ना कभी और खेलते भी होंगे। तो अगर हमारे पास एक डाइस है जिसके अंदर हमारे पास टोटल 6 फेस होते हैं, दैट इज डाइस, टोटल फेस 6 हैं, 1 2 3 4, पीछे वाला 5 और बाहर वाला 6। ठीक है, टोटल 6 डाइस, 6 केस इसमें डाइस में हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसी की भी निकालनी हो, जैसे कि टोटल केस 6 हो गए, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर गेटिंग इवन नंबर। अगर निकालना हो, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6, तो 3 बार हो सकता है ये। टोटल केस क्या है, 6 1/2। ठीक है, ऐसे ही फॉर गेटिंग ओड नंबर 1 3 एंड 5, ये भी 3 हो सकते हैं, 1/2। फॉर गेटिंग 4, सिर्फ 4 निकालना है हमने, सिर्फ 4, तो एक ही बार आ सकता है, 1/6। ठीक है, तो ये एक तरीका मैं आप लोगों को फैमिलियर करा रहा हूँ इससे कि किस तरीके से इसमें हम डाइस के अंदर रूल को फॉलो करेंगे। अब ये तो बात है एक सिंगल डाइस की। हाँ, कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, द नंबर ग्रेटर देन 6 कोई नहीं है, तो 0/6 प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, ऐसे ही नंबर अगर जो है ऐसा हो जो इसमें हो ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर। और अगर कहे नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, तो सारे ऐसे हैं, 6 केस, 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल केस हो गया, और ये वेल पॉसिबल, जो हो ही सकता है कभी भी। ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 होगी, श्योर है, ये श्योर केस के लिए। ठीक है, और ये नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कभी भी।
चलिए सिंगल डाइस के लिए हमने ये केस डिस्कस कर लिया। अगर हमारे पास 2 डाइस हैं, 2 डाइस टू बी थ्रोन, अगर हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो 2 डाइस के लिए हमारे पास कंडीशन थोड़ी सी चेंज होने वाली है। ठीक है, 2 डाइस हैं हमारे पास और दोनों डाइस को जब हम फेंकेंगे तो एक में कुछ भी आ सकता है, दूसरे में भी कुछ आ सकता है। इसमें टोटल केस 6 थे, इसमें भी टोटल केस कितने होंगे? 6। और जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि टोटल केस अगर हम कॉइन को करते हैं तो हेड और टेल कितने हैं? 2। अगर 2 हो जाए तो 2 इंटू 2। अब यहाँ पर क्या है? 6 और दूसरे में भी क्या है? 6। तो टोटल केस कितने बनेंगे यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से? 6 इंटू 6 36 केस बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे? सपोज करते हैं पहली डाइज में 1 2 3 4 5 और 6, दूसरी में भी 1 2 3 4 5 और 6, ये आया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने दोनों डाइस को पहली बार फेंका तो हो सकता है 1 1 आ गया हो। ठीक है, दूसरी बार फेंका तो पहले में 1 दूसरे में 2 आया हो। तीसरी बार फेंका तो पहले में 1 दूसरे में 3 आया हो। ऐसे ही पहले में 1 4 1 5 और 1 6, एक पहले का और दूसरे के, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही दूसरे में 2 आया हो, इसमें 1 आया हो। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 टोटल केस क्या बनेंगे? 36। ठीक है, तो ये जनरलाइज था कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ डाइज हैं तो उसको अगर हम थ्रो करते हैं तो टोटल केस हमारे पास ये बन सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ डाइज की भी अमाउंट हमारे पास n हो जाए तो क्या हो सकता है? ठीक है, तो उसके लिए भी जैसे हमने यहाँ इसके लिए n एक फॉर्मूला बनाया प्रोबेबिलिटी के लिए, तो मेकिंग these combinations, the probability of occurrence cases, ठीक है, एक डाइस में 6 A B C D E और F, 1 2 3 4 5 और 6, n टाइम्स जब इसको फेंकेंगे तो n1, दूसरी को फेंकेंगे n2 n3 n4 n लास्ट अप टू कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक डाइस को फेंक रहे हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस n डाइस के लिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो n1 n2 n3 n4 और n5 और n6 का बन सकता है। 6 नंबर n टाइम्स आ सकते हैं हमारे पास, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, बड़े वाला सबका कॉम्बिनेशन, n1 n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल, n5 फैक्टोरियल एंड n6 फैक्टोरियल, और इनटू में 1/6 की पावर n। सो दिस इज द केस फॉर n डाइस टू बी थ्रोन। ठीक है, अब इसके बाद हमने 2 पॉइंट और डिस्कस करने हैं इसी के अंदर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देख लेते हैं एक बार। परमुटेशन क्या होता है, फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन को देख लेंगे। उसके बाद हमारा लगभग बेसिक पार्ट इसका ख़त्म हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम? परमुटेशन की। परमुटेशन का मतलब होता है कि हमने अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, और वो अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाए कि सभी जो पॉसिबल केस हैं हमारे पास वो उसके अंदर कंसीडर होने चाहिए, और जब वो उसके अंदर होने चाहिए तो उस अरेंजमेंट को एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड दैट इज नोन एज परमुटेशन। तो पहले छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है? द डिफरेंसेक्शन, the different arrangement which can be made out of a given number, of things by taking some of them or all of them at a time, हमारे पास, ठीक है, कुछ थिंग्स हैं, या तो उसमें से थोड़ी बहुत ले लें या सारी ले लें, उन सब को एक डिफाइनाइट अरेंजमेंट के अंदर अरेंज करना, वो परमुटेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास इफ n थिंग्स टू बी टेकन, n थिंग्स हैं, r टाइम्स से हमने लिया है, r टाइम्स, तो परमुटेशन को हम क्या लिखेंगे? PNR, और इस PNR के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे NPR। ये फॉर्मूला आपका किस चीज का हो गया? परमुटेशन का। और NPR दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। पढ़ रखा होगा कई बार आप लोगों ने कि नंबर ऑफ थिंग्स n है, r टाइम्स हम ले रहे हैं, तो उनको अरेंज करने के लिए ये चीज़ें, ये अरेंजमेंट पॉसिबल है इसमें हमारे पास। कॉम्बिनेशन, द डिफरेंट ग्रुप that can be formed out of a given number, by taking some or all of them at a time, पहले में क्या था? अरेंजमेंट करनी थी हमने, अब इसमें क्या है? ग्रुप्स बनाने हैं हमने, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्बिनेशन है तो NCR, एंड दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और एक तरीके से ये देखा जाए तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन। तो वी कैन राइट NPR अपॉन में फैक्टोरियल r, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ठीक ढंग से वैसे पहले भी पढ़ रखी होंगी, ठीक है। आगे हमने इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है कुछ एक जो न्यूमेरिकल्स हो सकें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर, या हेड और टेल्स, ठीक है, सिंपल आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते इन पर न्यूमेरिकल्स। तो जो आपकी बुक में जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप इनको करना शुरू कर दें। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस करने थे। अब हम
ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आते, एग्ज़ाम में आते हैं ये चीज़ें भी, ठीक है। लेकिन जो लेंथी और बड़े क्वेश्चंस हैं वो इनमें से कम आते हैं। आते ज़रूर हैं ये वाले क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक पार्ट, इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते थे। तो धीरे धीरे हम अब मेन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जितनी भी मैंने करवाई हैं अपने बुक के हिसाब से, जो भी अवेलेबल है आपके पास, न्यूमेरिकल कर लेने हैं या इनको रीड आउट करते रहना है साथ के साथ, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है देन दे कैन सेंड मी द मैसेज। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।